हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कहने का मतलब है कि कौन सा मेटल है, इसको मेटल के उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। कहने का मतलब कि अगर हम लोग किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, और हम लोगों को डिसाइड किसके बीच करना है। एल्युमिनियम दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है, मैग्नीज दिया हुआ है और जिंक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेस्ड होता है किस तरह के नेचर पे। नेचर होता है कि जो मेटल, जिस मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, वो क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। और जो दूसरे मेटल है, दूसरे मेटल को क्या करेगा, दूसरे मेटल को रिड्यूस करेगा। तो दूसरा मेटल जब रिड्यूस होगा तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से वो मेटल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक ना। तो मान लीजिए कि आप लोगों को कोई मेटल है, जैसे कि आपको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें अरेंज कर रहे हैं। मान लो कि आपने क्या किया, मरकरी को, मैग्नीशियम को किस में डाला, मैग्नीशियम को डाला किसके, जिंक के सॉल्यूशन में डाला। जिंक +2 का सॉल्यूशन था, मान लो कि जिंक सल्फेट था। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने मैग्नीशियम को ऐड किया, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, एक्चुअली इसकी वैल्यू भी हाई है ही, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा। ये ऑक्सीडाइज्ड होके क्या करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। पोटेंशियल की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, तो ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ये मैग्नीशियम +2 में चला जाएगा और ये क्या करेगा, जिंक को फ्री कर देगा। तो इसी चीज़ को पूछ रहा है कि कौन मेटल इस तरह के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू हाईएस्ट है, वो बाकी के नीचे वाले सारे एलिमेंट को क्या करेगा, फ्री कर देगा, या कहो कि उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको मेटल के फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा। ठीक ना। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते रहेंगे तो ऊपर वाले मेटल को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, अपने नीचे आने वाले मेटल को वो डिस्प्लेस करेगा। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या होता है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको याद रखना है तो हम लोग इसके लिए कुछ हेल्प लेते हैं, न्यूमेरिक्स का हेल्प लेते हैं। एक न्यूमेरिक्स है हम लोगों के पास, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, सुनो प्यारे बच्चों हेलो, चुप हो जो आगे आओ प्लेट लेके। ये टर्म्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं किस टर्म को, किसी भी टर्म को अगर हम लोगों को डिफ़ाइन करना होता है तो इसमें हम लोगों को जो भी न्यूमेरिक्स यूज़ हो रहा है, आपको मान लो कि आपने न्यूमेरिक्स यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ले, LI फॉर लिथियम, ले के 12 सरदार का नाम, NA है नाम, लेके 12 सरदार का नाम Na फॉर सोडियम, मांगे अली महान, जान कर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, सुनो प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्या है, प्यारे प्यारे बच्चों, ये यहीं तक है। तो सुनो प्यारे बच्चों, क्या सुनना है, हेलो। इसके लिए क्या होगा, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए हेलो हेलो। चुप, Cu फॉर कॉपर को हम लोग क्या करेंगे, चुप हो जो, H से हो जो, आगे आगे आओ, प्लेट लेके, PT फॉर प्लैटिनम, प्लेट लेके, प्लेट लेके। तो ये अगर आपको ये न्यूमेरिक्स याद रह जाएगा
तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये आपको हेल्प कर सकता है, थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही करेगा कि आपको कौन से मेटल किस ऑर्डर में है। तो जो हम लोगों को दिया हुआ मेटल था उसमें से सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपको मैग्नीशियम, उसके बाद आ रहा है एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कॉपर। जो वैल्यू सबसे पहले आ रहा है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, उसके ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। मतलब कि ये क्या करेगा, लिथियम बाकी के सारे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन प्लैटिनम क्या करेगा, प्लैटिनम किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लोएस्ट है। मतलब कि इसके आगे आने वाले कोई भी मेटल को प्लैटिनम डिस्प्लेस नहीं करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो हमारा अगर आंसर सिर्फ हो तो आंसर के ऑर्डर क्या हो जाएंगे कि मैग्नीशियम हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट मैग्नीशियम का हो गया, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का हुआ, फिर उससे कम जिंक का हुआ और उससे कम आयरन का हुआ, और कॉपर का सबसे क्या हो गया, लोएस्ट रिडक्स। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज़ को क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की पोटेंशियल होगी, ठीक ना। या कहो कि कॉपर किसी दूसरे मेटल को हमारे इसमें से गिवन मेटल में से किसी दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई है वो क्या करेगा, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होती है। ये वाले टर्म्स हम लोगों ने देखा था। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल का वही वैल्यू होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में याद रखो या रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में याद रखो। तो हम लोगों ने क्या देखा है, मेटल को उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो दूसरे मेटल को क्या करेगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसी तरह के क्वेश्चन है। इस बार हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। क्या क्या हुआ है, कहा हुआ है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो तो ये कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। रिडक्शन पोटेंशियल देखो K प्लस से K में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर प्लस से सिल्वर में जा रहा है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो जो भी वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी आपको एनसीईआरटी कहे तो आप आंख बंद करके याद रखिएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। ऐसे भी इसका सिंबल जो है ये रिडक्शन को दिखा रहा है, ठीक ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, किसी दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब इसमें जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई पॉजिटिव हो वो क्या करेगा, वो खुद रिड्यूस होगा। तो दूसरे को क्या करेगा, अगर कोई खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज्ड करेगा। तो हम लोगों को क्या अरेंज करना है, हम लोगों को अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर कहने का मतलब है कि किसी दूसरे को रिड्यूस करने का पावर, मतलब कहो उसको कि खुद जो पहले ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस्ड भी जल्दी करेगा। तो इसी चीज़ के लिए अगर हम लोग अरेंज करके देखें कि किसका ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये अरेंज्ड है, तो इसी चीज़ को आप देखोगे तो इसमें क्या है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के गिवन वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं इसमें वैल्यू क्या है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस गिवन वैल्यू में से ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। पोटेशियम का क्या वैल्यू है, 2.93 है, उससे कम है 2.337 है, उससे कम कौन है 0.74 है, उससे कम कौन है, ये लेस नेगेटिव है 0.79 है, 0.79 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक ना। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है सिल्वर का। तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखोगे तो सेम ऑर्डर होगा इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा हमारा पोटेशियम का, और लोएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा किसका? सिल्वर का होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों को क्या कह रहा है? थर्ड टाइप का क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, इसमें रिएक्शन एक दिया हुआ है, जिंक को रिएक्ट करवाया गया है सिल्वर आयन के साथ, और जिंक क्या हो जा रहा है? जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें सिल्वर क्या हो रहा है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप लोगों को ये +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन आपको कैथोड पे होता है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड बनेगा। ये क्या होगा? आपको कैथोड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कैथोड का फॉर्मेशन करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये क्या बनाएगा? ये आपको एनोड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक ना? तो हम लोगों को पता चल गया कि किसका एनोड बनने वाला है और किसका कैथोड बनने वाला है। तो आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्दर कह रहा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको पता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है? एनोड वाला रिएक्शन, एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ के जिंक +2 आयंस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रोड पे जो भी इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ करंट इन सेल। देखिए जो करंट का कैरियर होता है ना सेल में, आपको 2 तरह के कैरियर होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। एक्सटर्नल सर्किट में किस चीज़ का फ्लो होता है? एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक पास करता है? ये पास करता है आपको एनोड से लेके, एनोड से कैथोड की तरफ पास होता है। लेकिन फ्लो ऑफ करंट अगर पूछा जाए तो फ्लो ऑफ करंट किस साइड हम लोग एज्यूम करेंगे? कैथोड से एनोड एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल एज्यूम करेंगे। तो हम लोगों को इसके आंसर्स इस तरह से हो सकते हैं कि अगर हम लोगों को इसके ऑर्डर दिए जाए तो ये हम लोगों को क्या होगा कि कैरियर ऑफ करंट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है कि कैरियर ऑफ करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इज इलेक्ट्रॉन। बाहर के सर्किट से हम लोगों को क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज की तरह से बात करें तो सॉल्ट ब्रिज ये जो है हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या पास हो रहा है? आयंस पास हो रहे हैं। तो इंटरनल सर्किट कहो या सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कहो तो कैरियर ऑफ करंट क्या होगा? आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। इस साइड अगर आप लोगों को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इधर नेगेटिव आयन का फ्लो होगा, और इधर आपको अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव आयन का फ्लो होगा। तो इसमें क्या होगा कि कैरियर ऑफ करंट थ्रू इंटरनल सर्किट इज आर आयंस एंड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इज इलेक्ट्रॉन। आप इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड इसी में क्वेश्चन कर रहा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? मतलब कि हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे होगा। एनोड पे क्या हो रहा है? हम लोगों को जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक ना? और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है हम लोगों को? कैथोड पे हम लोगों को रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम लोगों को क्या हो रहा है? सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। ये हमारा सिल्वर सॉलिड है। ठीक ना? ये सिल्वर क्या था? एक्वस में था। इस तरह से हम लोगों को इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड, चार्ज कैरियर एंड हाफ सेल रिएक्शन सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें आप लोगों को रिएक्शन पहले से दिया हुआ है, मतलब कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको इसके बेसिस पे क्या करना है, आपको इसके बेसिस पे चूज़ करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो ये किसका, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पे आपको क्या मिलेगा, एनोड पे आपको मिलना चाहिए क्रोमियम का, ये हम लोगों को ऑक्सीडेशन का, देखिए क्या हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ये किसका फॉर्मेशन किया, एनोड का। फिर उसके बाद कैथोड का क्या होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि कैडमियम +2 आयंस आपको कैडमियम के मेटल सॉलिड में, प्योर मेटल में जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका रिएक्शन आपको दिखा रहा है। अब आपको पता है कि ई सेल ऑफ रिएक्शन, ई सेल ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, ई सेल ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कहो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसमें हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे आप लोगों को ये जो रिएक्शन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या, कैडमियम का है कितना, कैडमियम का है आपको -0.40 वोल्ट, ये वोल्ट के यूनिट में होता है, ठीक ना। और इसके एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.74 वोल्ट। लेकिन ये साइन निगेटिव आने के कारण ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नेट सेल रिएक्शन हमारा क्या होने वाला है, नेट सेल रिएक्शन हम लोगों को 0.34 वोल्ट होने वाला है, जो कि आपको एक्चुअली क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि हमारे सेल पॉसिबल है, ठीक ना। तो हम लोगों को ई सेल मिल गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स स्टैंडर्ड्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट कहने का मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब होता है, जबकि सेल से होके कोई भी करंट पास करना बंद हो जाए। और आपको ये भी पता है कि हम लोगों को उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसको यूज़ करने से पहले हम लोग गिव्स एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। गिव्स एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, गिव्स एनर्जी के लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9648487 कूलम पर मोल, ठीक ना, हर मोल के लिए। हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो गई। F की वैल्यू हमने फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखा, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद ई नॉट सेल की वैल्यू रख रहे हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट है। सभी वैल्यू को रखने के बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आ रहा है। और इसी को अगर ये जो यूनिट आ रहा है ये जूल पर मोल में आ रहा है, जूल पर मोल को आपको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में। किलो जूल में क्या होता है, 10⁻³ की वैल्यू आती है। तो डेसिमल डिजिट को हमने 3 डिजिट तक शिफ्ट कर लिया, तो इसके बदले क्या लिखा, किलो यूज़ किया। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया हम लोगों को 196.83 किलो जूल पर मोल। और अब जो हम लोग आपको बता रहे थे कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये इक्वेशन आया है आपको नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हो, ई सेल निकाल सकते हो। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई सेल की वैल्यू आप लोगों को 0 होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ई सेल की वैल्यू को जैसे ही आप 0 रखोगे तो ई नॉट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, KC कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या होता है, QC के इक्वल हो जाता है। QC क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जब हम लोग ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को करते हैं तो वो वैल्यू होता है QC। लेकिन इसी को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे करते हैं तो QC क्या होता है, KC, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी निकालने के लिए हम लोगों को कहा गया है। तो अब हम लोग KC के लिए सॉल्व करेंगे। KC के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू तो हो गया 0, ये वैल्यू हो गया 0, इसकी वैल्यू हमने काउंट की है। तो जैसे ही ये इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यही तो एक वेरिएबल बचा हुआ रहेगा आपके पास। ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। तो इसको हमने रिप्लेस किया है, KC को रिप्लेस किया है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं log KC इक्वल टू दिस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग डिवाइड करके देखें तो वैल्यू क्या आ रहा है, 34.5177, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं। क्या लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं कि log KC की वैल्यू ये है, तो इसका हम लोग KC का वैल्यू कैसे निकलेगा, log को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। log को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 1/log, मतलब 1/log कहने का मतलब क्या हो गया, ये एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग हो गया। तो अब हम लोगों को एंटी लॉग टेबल का वैल्यू देखना पड़ेगा। एंटी लॉग टेबल में हम लोग वैल्यू देखते किसका है, हम लोग वैल्यू उसी पार्टिकुलर वैल्यू को देखते हैं जिसका क्या हो रहा है, जिसके हम लोगों को डेसिमल प्लेस के बाद की वैल्यू को देखते हैं। डेसिमल प्लेस से पहले वाले वैल्यू को हम लोग नहीं देखते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये वैल्यू 10 टू द पावर जो भी वैल्यू आगे होगा उसी की वैल्यू हो जाएगी, 10 टू द पावर 34 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जब भी हम लोग लॉग लेते हैं तो यही वाला जो पावर है ये क्या हो जाता है, 10 पे जो भी बेस होता है वो आगे आ जाता है। फिर उसके बाद लॉग की वैल्यू आती है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू अगर आप लोग देखोगे ठीक से तो 34 तो यूज़ हो गया 10 के पावर में। और हम लोगों को लॉग किसकी वैल्यू, एंटी लॉग 51 को अगर हम लोग चेक करें, एंटी लॉग जब चेक करते हैं तो 0.51 को चेक करेंगे। 0.51 का के बाद जो फर्स्ट डिजिट है इसमें ये 7 का वैल्यू है, ठीक ना। 7 का ये वैल्यू क्या है, 0.51 के 7 में चेक किए तो ये वैल्यू मिला। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होता है उसमें भी 7 को चेक किए तो अब वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। इस दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आया है ये वैल्यू क्या होगा, आपको सिंगल डिजिट के साथ होगा। ये क्या होगा, 3 हम लोगों को वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोगों को वैल्यू हो जाएगी 3.294 इंटू 10 टू द पावर 34 के की वैल्यू हो जाएगी। हमने लॉग टेबल का यूज़ किया है इससे, ठीक है। फिर इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों को सेम इसी की तरह से है। एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को इसी तरह से दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा आप ध्यान से तो क्या है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो फिर इसमें क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आयरन का हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो ये कहाँ होगा, ये कैथोड पे होगा। और सिल्वर का क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, सॉरी आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। +2 यहाँ पे देखो, +2 की वैल्यू से ये कहाँ जा रहा है, चेंज हो रहा है +3 की वैल्यू पे चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर +1 से सिल्वर पे जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग सेल का रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल का रिएक्शन हम लोगों को क्या हो गया, एनोड का ऑक्सीडेशन ये हुआ, कैथोड का रिडक्शन आप देख लो ये हो रहा है आप लोगों को रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन कहाँ था, एनोड पे, और ये रिएक्शन हमारा कहाँ था, कैथोड पे, ठीक ना। अब आपको पता है कि E0 सेल कैसे निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0.80 वोल्ट। और एनोड में जो हम लोगों को इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.77 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ही हम लोग रखते हैं। जो डिफरेंस देखोगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0.03 वोल्ट हो रहा है। तो सेल की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए सेल पॉसिबल है, सेल का फॉर्मेशन हम लोगों को पॉसिबल है।
फिर उसके बाद गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए थे, तो नेगेटिव साइन के साथ ही था। हम लोगों को गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, गिब्स एनर्जी की वैल्यू आपको नेगेटिव साइन के साथ ही होगी, ठीक ना। इसमें भी हम लोगों को गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होनी है, गिब्स एनर्जी की वैल्यू हम लोगों को नेगेटिव साइन के साथ होना है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हम लोगों को इसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, तभी हमारा सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसमें चेक कीजिए कि हम लोगों को क्या हो रहा है, गिब्स एनर्जी के लिए ये पता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये 96487 कूलम पर मोल। फिर वोल्टेज कितना आया था, वोल्टेज आया था 0.3 वोल्ट आया था। सेम उसी तरह से हम लोगों को गिब्स एनर्जी की वैल्यू आ गई। नर्स्ट इक्वेशन को फिर से यूज़ किए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ई नॉट सेल, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू आपको 0 हो गई, ठीक ना। जैसे ही आपने ई सेल की वैल्यू 0 रखी तो उसके बाद क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT NF log K इक्विलिब्रियम। अब फिर से उसी तरह से हम लोगों को इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है आप लोगों को K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है 0.30, ई नॉट सेल की वैल्यू है ये, इंटू N। इसके साथ अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या होता है, ये वैल्यू टोटल वैल्यू हो जाता है हम लोगों को 2.303 RT बाय NF। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.059 डायरेक्ट यूज़ कर लिए। फिर उसके बाद ई सेल की वैल्यू कितनी हो रही है, ई सेल की वैल्यू हो रही है आपको 0.030 और ये एफ़ क्या हो गया, ये एन की वैल्यू हो गई 1, ठीक ना। इसी को सभी को हम लोग पुट किए, सभी वेरिएबल को हमने पुट किया। ये वैल्यू हम लोग साइड रख के अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू हम लोगों को आपको पता है ना 2.303 RT 298 केल्विन पे, और इसमें फैराडे से डिवाइड करते हैं, फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.0591। उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक ना, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज़ किया। और ये वैल्यू क्या है, ई नॉट सेल है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है। तो आगे कोई भी पावर नहीं है तो मतलब 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब लॉग में ही हम लोगों को वैल्यू आने वाला है। 10 का पावर क्या हो गया, 10 का पावर तो हम लोगों को 0 हो गया, तो 10 का पावर 0 मीन्स 1। और इसके साथ जो लॉग होगा तो लॉग 0.50 को चेक करेंगे। 0.50 का सबसे पहले सेवन्थ नंबर में ये वैल्यू आ रहा है। फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट की वैल्यू ये आ रही है। दोनों को ऐड कर दिए तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिल रहा है, 3.218 मिल रहा है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू अप्रॉक्स में हो जाएगी 3.2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोगों को एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करना है, तो हो सकता है कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। टर्म्स देख रहे हैं क्या हो रहा है। टर्म्स इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। इसमें वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है। कहो कि आप लोगों को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे आप लोगों को इसकी वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ई सेल नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, तो नर्स्ट इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको इसमें पहले से ही बताया हुआ है कि ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या होता है, ये होता है एनोड, ये क्या होता है हमारा कैथोड होता है। तो जब जैसे ही आपको एनोड और कैथोड का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। आप चेक करोगे तो रिडक्शन हो रहा होगा, कॉपर +2 से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ठीक
ठीक ना। तो अब हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन नर्स्ट इक्वेशन का क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को। कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट हम लोगों को ऑक्सीडेशन के साइड जो होगा, ऑक्सीडेशन में जो आयंस बनेंगे वो प्रोडक्ट साइड रहेगा, और रिडक्शन में हम लोगों को जो आयंस यूज़ होंगे उसका हम लोगों को रिएक्टेंट यूज़ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को क्या हो रहा है, ई नॉट सेल के लिए बात करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोगों को कहाँ से निकालना है, ये हम लोगों को टेबल यूज़ करना है। टेबल क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग हर वैल्यू को याद तो रख नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन में ये टेबल दिया हुआ रहेगा। तो हम लोगों को वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट सेल के लिए। ई नॉट सेल के लिए हम लोग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं किसका, वैल्यू यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग कैथोड माइनस एनोड यूज़ करेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों को कैथोड किसका है, कैथोड है हम लोगों को, कैथोड वाला हमारा क्या टर्म है, कैथोड वाले का हम लोगों को ये 0.34 वोल्ट है। फिर इसके एनोड का वैल्यू क्या है, एनोड का वैल्यू है माइनस, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल ये मैग्नीशियम की वैल्यू है माइनस 2.36, तो माइनस माइनस ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके आगे उसके पीछे क्या है, माइनस 2.303 और F, तो ये वैल्यू तो टोटल क्या हो गया, ये टोटल हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया 0.0591, और ये क्या हो गया, N की वैल्यू है, और अंदर क्या बचा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ था आपको, अगर मैग्नीशियम आयन देखो तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा, अगर इसमें हम लोग डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करें तो 1 × 10⁻³ और इसके कॉन्सेंट्रेशन को शिफ्ट करके हम लोग फिर से लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 × 10⁻⁴, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म्स क्या हो रहा है, ऊपर वाला टर्म हो रहा है 10⁻³ और नीचे वाला टर्म्स हो रहा है 10⁻⁴। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू हम लोगों को ई सेल निकल रहा है। ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू आप लोग जो ये वैल्यू है इसमें ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट किए तो वैल्यू हम लोगों को हो रहा है 2.67045 वोल्ट हो रहा है, ये वोल्ट में आएगा। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप लोगों को 2.68 के अप्रॉक्स हो सकता है, जो कि आप लोगों को NCERT में दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये वैल्यू हम लोगों को इस सेल मिल जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोगों को इसी तरह से फिर से सारे कैलकुलेशन करने हैं। नस्ट इक्वेशन ये, नस्ट इक्वेशन इस बार कौन सा होगा, नस्ट इक्वेशन में इस बार हम लोगों को एनोड होगा आयरन का, ठीक ना। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Fe से Fe+2 में जा रहा है, और इसमें हम लोगों को कैथोड किसका हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है हम लोगों को रिडक्शन होगा। कैथोड पे हम लोगों को क्या होने वाला है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे हम लोगों को क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, आयरन जो हम लोगों को +1 के फॉर्म में है, ये हम लोगों को जो हाइड्रोजन +1 है ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या होगा, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 RT/NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसी टर्म्स को अगर वैल्यू देखें तो प्रोडक्ट कौन होगा, प्रोडक्ट में हम लोगों को किसके आयंस मिलेंगे, प्रोडक्ट में हम लोगों को आयरन +2 के आयंस मिलेंगे, ये वाला, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.001,
तो जब 0.001 को हम लोग यहाँ पे पुट किए और दूसरा वाला टर्म्स क्या था आपको, दूसरा वाला था हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये 1 मोलर है। 1 मोलर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, 1 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा 1 मोलर है। मोल लिखते नहीं हैं हम लोग, सिंपल उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू 0.003 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 10⁻³ कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसके वैल्यू को अगर हम लोग इस पे सॉल्व करें, ये कटेगा कितने बार में, ये 1.5 टाइम में कटेगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आ जाती है हम लोगों को 0.44 प्लस ये वैल्यू। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें अभी तक कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल टर्म्स हैं। तो हम लोगों ने इसमें लॉग की वैल्यू थी नहीं, लॉग की वैल्यू क्यों नहीं थी, क्योंकि लॉग 0.001 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, तो इसको हम लोग 10 के बेस पे कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो 3 टाइम उधर शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया 10⁻⁻1 हो गया। 10 ये वैल्यू हम लोगों को क्या होगा 10⁻⁻3। तो -3 वाला पावर क्या हो गया, जो -3 आएगा तो आगे वाले इसको माइनस को ये क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और जब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो भी आती है हम लोग इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आपको सेम उसी तरह से बनने वाला है। फिर से आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये क्या बन रहा है, एनोड बनेगा। एनोड ये हो रहा है क्या, कैथोड हो रहा है, कैथोड का फॉर्मेशन हो गया। तो एनोड का रिएक्शन आप देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है ऑक्सीडेशन के कारण। कैथोड पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये फिर से गेन करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। एन की वैल्यू 2 हो गई, एफ की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। इस सारे वैल्यू के बदले अगर 298 केल्विन पे हो रहा है तो हम लोगों को इसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले यूज़ कर सकते हैं 0.059 यूज़ कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 SN+2, तो ये हम लोगों को प्रोडक्ट साइड अपीयर होगा, तो इसलिए इसके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को 0.050 मोलर, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखें। और इसके कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर क्यों लगाएं, स्क्वायर इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप इस वैल्यू में देखो कि H+ आयन के आगे कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जो भी इसके कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होगा उस पर हम लोगों को क्या लगाना होगा, आगे वाले टर्म्स को लगाना होगा, स्क्वायर करना होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई, इसको 3 टाइम्स से इसके पावर को राइज करते हैं। ठीक है, तो इसी टर्म्स के बाद हम लोगों को वैल्यू क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपको 500 डिवाइडेड बाई 4। जब ये वैल्यू होता है 1, जब उसको और फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 125। लॉग 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 125 की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी 2.09691। और इसी को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वैल्यू क्या मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलता है आपको 0.078 वोल्ट। ये हम लोगों को ई सेल हो गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.08 वोल्ट के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेल हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट है आप लोगों को फिर से 4th अरेंजमेंट, एनोड का रिएक्शन दिया हुआ है। एनोड का रिएक्शन आपको ये वाला दिया हुआ है, ठीक ना, ये टर्म्स एनोड का रिएक्शन है। फिर उसके बाद हम लोगों को कैथोड का भी रिएक्शन दिया हुआ है।
तो एनोड एंड कैथोड आपके पास हाफ सेल रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका है। तो इसमें इस बार अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इधर हम लोगों को प्रोडक्ट में आयंस नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट में यहाँ भी आयंस नहीं बन रहा है। तो हमारे जितने भी आयंस होंगे ये क्या होगा, H+ हाइड्रोजन गैस होगा। प्रोडक्ट साइड हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, तो प्रोडक्ट में कोई भी आयंस नहीं होगा। सारे के सारे आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में ही प्रेजेंट है। तो इसलिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303, इसमें आर की वैल्यू, फिर टी की वैल्यू, फिर उसमें 2 और ये वैल्यू हम लोगों को फेराडे कांस्टेंट। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1, इसकी वैल्यू कोई 1 ही होगी। फिर उसके बाद H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों को 2 से है। फिर ब्रोमीन के आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को 2 टर्म्स कोफिशिएंट आगे 2 लगा हुआ है। तो जब इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log 10⁴ इंटू 10⁴, नीचे में टर्म्स बचा हुआ रह जाता है 0.3 इंटू 0.3, ये 9 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारे टर्म्स आपको क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे 10⁸ डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं log m/n, तो ये क्या होगा log m क्या हो गया 10⁸ माइनस log n, ये वैल्यू 9 हो गया। 9 को हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या कहो कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यूज़ करेंगे तो हमें log 3 की वैल्यू पता है, log 10 की वैल्यू हम लोगों को ऐसे भी पता है 1, log 3 की भी वैल्यू हम लोगों को 0.40, ये वैल्यू क्या होता है 0.4771 वैल्यू होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। log 1 का तो 0 ही होता है, log 2, log 3, log 4, ये सारे वैल्यू आप लोगों को मैक्सिमम याद रहने चाहिए। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ मिल रही है। log 2, log 8 के लिए तो हम लोगों को क्या हो गया, ये माइनस साइन के साथ आगे आया और ये इसके साथ पहले से ही माइनस था, तो आगे वाला जो माइनस है ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किए और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है। मतलब कहने का ये सेल पॉसिबल नहीं है हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को रिवर्स कंडीशन में, मतलब कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्शन होना चाहिए और जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को सेल के फॉर्मेशन की सारी वैल्यू मिल गई है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2.6 को देखते हैं। 2.6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इन ए बटन सेल, कौन से सेल में, बटन सेल में। बटन सेल क्या होता है, जो भी आप लोगों को वॉच में लगा हुआ होता है या आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा हो, इस तरह का आप लोगों को सेल होता है एक। ठीक ना। तो इन्हें बटन सेल आप लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बटन सेल हो गया ये। बटन सेल में क्या कह रहा है, बटन सेल में कह रहा है आपको वॉच एंड अदर डिवाइसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या हो रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड से एंड वाटर से। कन्वर्ट किस में हो रहा है, जिंक +2 आयंस में, सिल्वर में और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक ना। इसमें कह रहा है डिटरमाइन del G नॉट और E नॉट ऑफ द रिएक्शन। del G नॉट के लिए हमें क्या चाहिए, E नॉट सेल चाहिए, E नॉट सेल भी चाहिए हम लोगों को। तो E नॉट सेल पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। E नॉट सेल के लिए हमें क्या इक्वेशन यूज़ करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड यूज़ करना होगा। इसके लिए वैल्यू हम लोगों को कुछ दिया हुआ है कैथोड का, कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन कहने का मतलब जिंक से जिंक +2 में, मतलब कि यहाँ पे जिंक वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लगेगा। और इसमें कैथोड कौन होगा, कैथोड के लिए आप देखो इसका क्या हो रहा है, कैथोड के लिए सिल्वर का आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सिल्वर की आप लोगों को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर प्लस से सिल्वर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड हो गया हम लोगों को, और ये क्या हो गया हम लोगों को, एनोड हो गया।
और इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ई नॉट सेल मिल गया। ई नॉट सेल मिलते ही हम लोगों को आप क्या कर सकते हो, डेल जी नॉट के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डेल जी नॉट के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज या कहो कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, इसके लिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा एन एफ ई नॉट सेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में ट्रांसफ़र हो रहे थे। एफ की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी एफ की, और ये क्या है हमारा ई नॉट सेल है। जब सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू क्या होने वाला है, ये हम लोगों को किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे रहेगा 39.4 जूल में आएगा। उसी को हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल प्लेस को 3 डेसिमल प्लेस को आगे कर दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, किलो जूल में आ गया। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को, नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको डिफाइन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हम लोगों को क्या है, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना है एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का अगर आप लोग डिफिनेशन देखोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब कि एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वॉल्यूम क्या हो, यूनिट लेंथ की हो, यूनिट वॉल्यूम हो। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोगों को क्या हो, डिस्टेंस 1 मीटर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यूनिट वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मीटर हम लोग रख रहे हैं या सेंटीमीटर को रख रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस किसका, यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं जिसके कारण जितनी भी कंडक्टिविटी शो हो रही है उसको हम लोग उस सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक ना, कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टेंस के इक्वल होगा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा 1 यूनिट वॉल्यूम के थ्रू, ठीक ना। इन केस अगर इसी में हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, या कहिए कि कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, और कंडक्टेंस कम हो गया तो फिर से कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसी चीज़ को हम लोगों को ये पूछ रहा था कि इफेक्ट, व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें हम लोग डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी के लिए बात करें तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कि 1 मोल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए जितना भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ऑक्यूपाई करने के लिए जितना भी वॉल्यूम हो, आप वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अट जाए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल है तो उसकी कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी कहो या कंडक्टेंस कहो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डाइल्यूशन के कारण क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से दूर दूर पे होता है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं अपोजिट नेचर वाले के साथ, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब कि फास्ट मूव कर पाएगा, ठीक ना। या कहो कि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन की, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए कम प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उतने ही प्रेजेंट हैं लेकिन एक दूसरे को अपोज कम करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के साथ इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसको पास करने के लिए एरिया ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो।
तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है हम लोगों को, कंडक्टेंस, ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों को है कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब मोल पर लीटर का हो, या हम लोग इसको एसआई यूनिट में मेज़र करेंगे तो ये क्या होगा, मोल पर मीटर क्यू हो जाएगा। और जब मीटर क्यू में हम लोगों को लीटर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यू से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब को आपको यूनिट 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर से 1000 में आप इसके मीटर क्यूब को डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, चेंज नहीं होगी मतलब वो सेम वैल्यू रहेगा। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए यूनिट को 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब कहते हैं। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल्स यूनिट हो जाएगा। ये किसकी यूनिट है, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। इसमें KCl सॉल्यूशन दिया हुआ है एट 298 केल्विन। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ, ये मोलरिटी है सॉल्यूशन का दिया हुआ, ये क्या है आपको मोलरिटी, मोलरिटी या कहो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कंडक्टेंस दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो जस्ट इसके पहले जो ये फार्मूला यूज़ किए थे इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे। ये आपको दिया हुआ है m की वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है s की वैल्यू, और इसी को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वैल्यू क्या होने वाला है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होने वाली है हम लोगों को। मोलर कंडक्टिविटी अगर हम लोग चेक करें तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसी के वैल्यू को यूज़ करने के बाद आप लोग क्या देखोगे कि अगर हम लोग मीटर क्यूब में यूज़ करें तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक ना। तो इससे भी हम लोग लीटर को मोल पर लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी 1 के इक्वल है, ये टर्म्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो ये टर्म्स क्या होगा, नीचे वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा। फार्मूला आप देखोगे ध्यान से तो ये फार्मूला हो गया। सभी के वैल्यू को रखने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 248 डिवाइडेड बाय 2, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आता है 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक ना। इसी वैल्यू को अगर आप क्या करते, मोल साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते। हमने जो वैल्यू लिया है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को लिया है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग ये क्या दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम्स। ये रेसिस्टेंस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस है। और व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है L/A होता है, ठीक ना। फिर व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस वन। कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है और आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग तो सिंपल इसको दो मेथड से देखेंगे। सिंपल क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस आपको पता है, रेसिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस के लिए आपको ये याद होगा कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। L क्या हो गया, लेंथ हो गया, A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, किसका, कंडक्टर का, या कहो कि कंडक्टेंस सेल है
तो इसका लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक ना। और ये क्या हो गया इस दोनों के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ हो गया। इस दोनों के लेंथ का ये लेंथ हो गया, ये L हो गया, ये A हो गया। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो L/A हो गया। रो को हम लोग फिर से हम लोग कंडक्टेंस के लिए बात करें तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है आपको 1 बाय रेसिस्टेंस के इक्वल। तो R के वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो गया R 1 बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। और 1 बाय रो का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ये होती है कंडक्टिविटी, ये होती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है कंडक्टिविटी। और ये वाले टर्म्स चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा A/L, ठीक ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कापा है, कापा क्या हो गया कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस ये हो गया, ये टर्म्स क्या हो गया हमारा कंडक्टिविटी टर्म्स हो गया। कंडक्टिविटी वाला जो टर्म्स है, कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, कंडक्टिविटी होगा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। L/A को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। L/A ये क्या है हमारा सेल कांस्टेंट, ठीक ना। तो L/A तो हम लोगों को वैल्यू किसका दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोगों को वैल्यू किसका दिया हुआ है, दूसरे बार किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये कंडक्टेंस तो नहीं दिया हुआ है लेकिन रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1/R को दिया हुआ है। तो उसके वैल्यू को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखिए आप लोगों के पास क्या है, आपके पास है सेल कांस्टेंट L/A, ये तो हमें पता ही है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 1/R। ये हम लोगों को ये क्या हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी टीवीटी, और ये क्या हो गया कंडक्टेंस, ठीक ना। तो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और 1 बाय कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हमारे फॉर्मूला में जो दिया हुआ है कंडक्टिविटी दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इससे भी हम लोग डायरेक्ट सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू रेसिस्टेंस। तो ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो या आप लोग इस साइड से डिराइव करके आ सकते हो। तो अब हम लोग इसके वैल्यू में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करते हैं। कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लोग पुट किए, ये वैल्यू है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू ये है। जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 219 × 10⁻³ पर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम लोगों को लेंथ बाय एरिया है, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर और नीचे एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोगों को यूनिट क्या आ रहा है, पर सेंटीमीटर, या पर मीटर के यूनिट में भी आ सकता है आपको। इसी में 10⁻³ के वैल्यू को अगर इसमें रख दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.219 पर सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, आपको क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ग्राफ टाइप का है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का है। क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। इसके साथ हम लोगों को कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलरिटी में दिया हुआ है, और आपको जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के टर्म्स आपको दिए हुए हैं 10⁻10 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। जो भी वैल्यू है कंडक्टिविटी की उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको कंसिडरेबल बनाने के लिए क्या किया गया है, 10⁻100 से मल्टीप्लाई किया है, 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया गया है। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्रॉ ए प्लॉट। प्लॉट कहने का मतलब ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, इसमें हम लोगों को ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का
1/2 अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सभी वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। मोलर कंडक्टिविटी आपको फॉर्मूला जस्ट याद है, अभी जस्ट यूज़ किए हुए थे। ये है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग मीटर वाले टर्म्स में रखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंटीमीटर वाले टर्म्स में रखते तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। तो सभी के लिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करते हैं सभी को। तो हम लोगों को क्या मिलता है? मोलर कंडक्टिविटी 1 मिल जाता है, ये वाला। फिर उसके बाद दूसरे बार में भी हम लोग क्या करते हैं? दूसरे बार भी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 11.18। ये वैल्यू क्या है हम लोगों को? ये वैल्यू देखिए 11.85 इंटू 10⁻²। ये जब हम लोग 10⁻² किए हुए थे तब ये वैल्यू आया था, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके ओरिजिनल वैल्यू को रख रहे हैं। तो ये वैल्यू 10⁻² आया था और इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या था? 0.01 आया था। तो जब इसको हम लोग कंडक्टेंस में साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल के टर्म में कन्वर्ट किए, इसकी भी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद दूसरा भी टर्म रखें हम लोग। इस तरह से हम लोग सभी के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल दिए। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए? 5 पॉइंट्स आ गए। 5 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और कैसे पता चला हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि देखो आपको सॉल्यूशन किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है KCl का। ध्यान से देखिए, कहीं पे KCl है आपको। सोडियम ये NaCl का है। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम के सॉल्ट हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका ग्राफ क्या होता है? इस तरह से आता, आपको इस तरह से आता हुआ जाता। उसमें हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि प्लॉट क्या क्या है। हर प्लॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए और इसको क्या किए? एक स्केल पे ड्रॉ कर दिए। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट है। स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लिए इसका, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट का ये ग्राफ है, एक्सिस है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लोग 0.01 को रखे तो वैल्यू क्या आ गया? देखिए कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक था। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या थी? 0.001 था। इसी का अंडर रूट करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.001। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट करके वैल्यू को रख रहे हैं। तो हर वैल्यू के साथ हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी वैल्यू मिल रही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या था? मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों को ये वैल्यू था, ये पार्टिकुलर वैल्यू है। फिर उसके इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू थी, दूसरी वाली वैल्यू, ठीक ना? ये दूसरी वाली वैल्यू। इसी तरह से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हम लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल सकता है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में y = mx + c होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप किसके कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं ये वाले टर्म्स को, हाइट, ये चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस, या कहो कि इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा की वैल्यू जो निकालते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये वैल्यू हम लोगों को बेस में चेंज दिखा रहा है, मतलब कि ये बेस में चेंज दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हम लोगों को हाइट में चेंज, या कहो कि ये हम लोगों को p की वैल्यू शो कर रहा है, ये हम लोगों को b की वैल्यू चेक कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग ये थीटा निकालेंगे और इसी थीटा के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 फार्मूला लगा देंगे।
ये मैथ का एक फार्मूला है। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आप लोगों को टर्म्स निकल गया स्लोप की वैल्यू। स्लोप की वैल्यू जब एक बार निकल गया तो उसी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए सेम स्लोप को शो करेगा। इसको क्या शो करेगा, सेम स्लोप को शो करेगा। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट में y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट में, किस पार्टिकुलर पॉइंट में चेक कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट में। ये इसको हम लोग कहते हैं x1 और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं y1, ठीक ना। और ये क्या होगा x2 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों को y के लिए एक इक्वेशन आ रहा है, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू इस पूरे के पूरे टर्म्स को इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए। तो ट्रांसफ़र कर दिए, जो बचा हुआ था y माइनस y1 था, माइनस y1 को भी इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये वाला भी टर्म्स इधर हो गया। जब इसको सॉल्व किए तो y की एक वैल्यू आई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। कब, जब x की वैल्यू हमने क्या रखा, इसके साथ हमने x की वैल्यू क्या की हुई है, इसके साथ x की वैल्यू x माइनस x1। x माइनस x1 की वैल्यू हमने क्या रखी है, x माइनस x1 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे हमने 0.1 रखा। 0.1 रखने का मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ आपको 0.1 है और ये हम लोगों को चल के यहाँ आ गया, तब तो डिफरेंस डेल्टा x की वैल्यू हम लोगों को 0.01 आएगा। तो उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं और जैसे ही वहाँ पे पुट किए तो हम लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग y के वैल्यू को मिल गया। ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया और इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है, साइमन्स पर मीटर में आ जाएगा। ये ग्राफ के साथ साथ आपको मैथ का भी टर्म्स, इसमें बहुत सारा टर्म्स यूज़ हो रहा था, इसलिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन ज़्यादा है, आपको केमिस्ट्री का इक्वेशन थोड़ा सा कम ही है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से इस बार आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इस बार कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होगा, ठीक ना, वीक एसिड है। इसके साथ इसके क्या दी हुई है, कंडक्टिविटी ऑफ, ये इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक ना। कंडक्टिविटी कहने का मतलब इसके एस की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना। साइमन्स कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, कंडक्टिविटी साइमन्स पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों को कि कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन। इसके साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कहने का मतलब वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला आपने ये देखा होगा, कभी यूज़ किया होगा, कब, जब हम लोग इक्विलिब्रियम यूज़ कर रहे थे, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक ना। तो ये हम लोगों को इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, या अल्फ़ा को अगर हम लोग कहें डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक ना। तो इसी को यूज़ करके हम लोग Ka की वैल्यू रख रहे हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिया हुआ है, सभी वैल्यू को हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्या होगा, कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया हम लोगों को, S की वैल्यू दी हुई है, S की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, फिर इसमें इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डिवाइड कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म की भी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सीधे इसको सॉल्व किए तो हम लोगों को क्या मिला, मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। और जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी मिला तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से अगर इसमें मोलर कंडक्टिविटी में डिवाइड करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते हैं, अल्फ़ा को। तो अल्फ़ा अगर मिल जाएगा तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं,
हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों को, ये मोलर कंडक्टिविटी आ गया, तो डायरेक्ट हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया? फार्मूला हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू ये सी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या, ये कैसे फार्मूला आया? अल्फ़ा के ही वैल्यू को हमने रखा है। कैसे रखा है? सी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर इधर किया, और नीचे में टर्म्स क्या किया हमने? 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वैल्यू को सॉल्व किए। तो नीचे वाला टर्म्स जो भी कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, इसका स्क्वायर। लेकिन ये जब कॉमन होके आएगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये इसको कैंसिल कर देगा इसके पावर को, और इधर क्या बचेगा? इसके कॉमन टर्म्स लेने के बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद हम लोगों को क्या हो रहा है कि जस्ट इसके वैल्यू को जितना भी मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करना है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये हमारा क्या होगा? ये हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब हम लोगों को क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। क्वेश्चन किसका है? फैराडे लॉ पे बेस्ड है। आपको पता है कि हाउ मच किसी भी अगर रिएक्शन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। कैसा रिडक्शन हो रहा है? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्युमिनियम प्लस 3 आयन कन्वर्ट हो रहा है एल्युमिनियम में। तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए आपको देखो कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये +3 चार्ज था, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 फैराडे चार्ज चाहिए। कितना चार्ज चाहिए? 3 मोल चार्ज, मतलब 3 फैराडे चार्ज चाहिए। तो अगर इसका क्वेश्चन आपको फैराडे में पूछ रहा है तो सिर्फ 3 फैराडे लिख सकते हैं, या आपको इसका चार्ज में पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू, फैराडे की वैल्यू को इसमें रखना पड़ेगा। कुलम्स 96487 कुलम। तो ठीक है, उसको सॉल्व करके इसका जो भी वैल्यू होगा वो आप इसको रख सकते हो। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम को रिड्यूस करने के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए। जस्ट इसके इक्वेशन को लिख लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उतने मोल्स, उतने फैराडे की ज़रूरत होगी। यहाँ पे भी 2 फैराडे है, तो इसके लिए 2 फैराडे के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं? कुलम्स में अगर वैल्यू पूछ रहा है तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ कुलम। जब इसको सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपको। या तो सिंपल 2 फैराडे आंसर होगा इसका, या अगर कुलम में पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको। नेक्स्ट है, इसमें चेंज क्या हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन में आपको चेंज हो रहा है MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर वाले में तो +3 से 0 पे कन्वर्ट हो रहा था, ये +3 से 0 पे हो रहा था, तो 3 फैराडे। अगर ये +2 से 0 पे कन्वर्ट हो रहा था तो इसमें कितना लग रहा था? 2 फैराडे लग रहा था। इस बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 से कहाँ पे जा रहा है? +2 में। चेंज कितने का हो रहा है? चेंज हो रहा है ये 5 फैराडे का चेंज हो रहा है। तो इसमें कितने फैराडे का चार्ज लगेगा? 5 फैराडे चार्ज लगेगा। तो देखिए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जा रहा है। 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 5 फैराडे, या इसको कुलम्स में वैल्यू दिखो तो 5 इंटू 96487 कुलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 482435 कुलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको, अगर इसके बाद का क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम
फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को जब भी हम लोग कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैल्शियम आपको +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इससे अगर कैल्शियम निकालना है तो इसको रिड्यूस करना होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोल्स कैल्शियम निकलेगा, सिंगल मोल ऑफ कैल्शियम। तो इसका 1 मोल ऑफ कैल्शियम का वेट कितना होता है 40 ग्राम, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 20 ग्राम, मतलब हाफ मोल चाहिए। तो अगर 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है तो हाफ मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। तो 2 फैराडे रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक ना। तो रिड्यूस, अगर हम लोगों को 2 फैराडे चाहिए 1 मोल कैल्शियम को रिड्यूस करने के लिए, तो अगर हम लोगों को 20 ग्राम वेट दिया हुआ है तो हम लोगों को आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 फैराडे। क्यों आंसर होगा 1 फैराडे, क्योंकि हम लोगों को वेट कितना चाहिए, 20 ग्राम ही वेट चाहिए, 40 ग्राम तो चाहिए नहीं। तो हम लोगों को फैराडे कितना यूज़ करना होगा, 1 फैराडे यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम चाहिए, तो Al2O3, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जा कहाँ रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। और आप देखो कि इसका क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड से कितना मिल रहा है हम लोगों को, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम मिल रहा है। हमें क्या कितना चाहिए, 2 मोल एल्युमिनियम का वेट कितना होगा, ये वेट होगा 54 ग्राम, 27 होता है ना एल्युमिनियम का एटॉमिक मास। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो 27 × 2 तो 54 हो गया ग्राम। 54 ग्राम के लिए हमें 6 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 40 ग्राम। 40 ग्राम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकेंगे। तो हम लोग 54 को रिलेट करेंगे 6 फैराडे से, तो 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 6 फैराडे डिवाइडेड बाय 54 ग्राम। और हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है 40 ग्राम की, तो 6 फैराडे डिवाइडेड बाय 54 ग्राम इंटू 40, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.44 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से तब, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। इस बार हम लोगों को फैराडे में आंसर नहीं चाहिए, कूलम में आंसर चाहिए। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाटर को हम लोगों को कन्वर्ट करना था, 1 मोल ऑफ वाटर को ऑक्सीजन में O2 में कन्वर्ट करना था। तो 1 मोल ऑफ वाटर से कितने ऑक्सीजन बनेंगे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का बनेगा, फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन में यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, गया कहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया। तो हम लोगों को फैराडे क्या चाहिए, इसको फैराडे में वैल्यू चाहिए। तो फैराडे में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कूलम चाहिए ना, कूलम में चाहिए। तो 2 फैराडे इज इक्वल टू व्हाट, 2 × 96487 कूलम। और इसी को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा 192974 कूलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों को 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड FeO को कन्वर्ट किस में करना है, Fe2O3 हम लोगों को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2O3 में कन्वर्ट होने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। देखते क्या है कि 4 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड रिक्वायर्ड क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करता है। तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड कितना रिक्वायर्ड करेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करेगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो गया 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज कहने का मतलब 96487 कूलम चार्ज, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इसमें निकेल नाइट्रेट
is electrolyzed between platinum electrode using the current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? तो निकेल है किस ऑक्सीडेशन में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 1 मोल ऑफ निकेल को अगर आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 2 फेराडे चार्ज चाहिए। 2 फेराडे चार्ज में आपको निकेल कितना मिलेगा? निकेल मिलेगा आपको, निकेल का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 59 ग्राम होता है, ठीक ना। तो 59 ग्राम मिल गया। और आपको चाहिए क्या? इसमें हम लोगों को पता करना है कि हमारा इसमें निकेल का, हाँ ओके, तो 59 ग्राम ऑफ निकेल के लिए हमें क्या चाहिए? 2 फेराडे चार्ज। 2 फेराडे चार्ज में कूलाम में कितनी वैल्यू होगी? 2 फेराडे चार्ज में कूलाम के लिए वैल्यू हम लोगों को क्या होगा? कूलाम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 96487 कूलाम। मतलब ये कूलाम में वैल्यू 59 ग्राम ऑफ निकेल के इक्विवेलेंट है। तो हमने अगर 5 एम्पियर चार्ज को 20 मिनट तक पास किया तो कितने कूलाम चार्ज को पास किया होगा? तो हमें पता है कि Q = I/T। I क्या है? करंट है, और T क्या है? सेकेंड इन टाइम इन सेकेंड है। तो मिनट को हम लोगों को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। कितना एम्पियर था? 5 एम्पियर था। 20 मिनट के लिए मिनट को सेकेंड में बदले तो 60 से मल्टीप्लाई किए, तो 600 कूलाम हम लोगों ने, 6000 कूलाम हमने टोटल पास करवाया। तो अगर इस कूलाम वैल्यू में 2 × 96487 कूलाम में 49 ग्राम ऑफ निकेल बन रहा है, तो 1 कूलाम में कितना बनेगा? 59 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। फिर उसी के साथ अगर हम लोगों ने 6000 कूलाम पास किया तो इसके लिए वैल्यू क्या मिलेगा? 59 डिवाइडेड बाय 2 × 96487 मल्टीप्लाई बाय 6000। जब इसको सॉल्व करते हैं तो निकेल की वैल्यू क्या आ जाती है? निकेल की वैल्यू आ जाती है 0. ये वैल्यू आती है आपको 1.8344 ग्राम ऑफ निकेल आंसर आता है। इसी के बाद हम लोगों को देखते हैं कि जस्ट इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, फैराडे के जैसा ही दिया हुआ है, फैराडे लॉ के जैसा ही दिया हुआ है। कह रहा है इस बार कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें हम लोगों को क्या हुआ है कि 3 सेल में हम लोग सेम करंट पास करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर सेम करंट पास करवा रहे हैं सीरीज़ में, तो सभी में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। ये फैराडे का सेकंड लॉ बताता है। तो इसी में देखते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग द जिंक सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट है, फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, और इसके साथ क्या है? इसमें कॉपर सल्फेट है। ये कंटेन कर रहा है रिस्पेक्टिवली कंटेनिंग इन द सीरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फॉर सेल C। इस सेल में A है, B है, C है। तो B में हम लोगों को सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। कितना सिल्वर मिला है? सिल्वर मिला है आपको 1.45 ग्राम मिल गया, ठीक ना। तो इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। जितने नंबर ऑफ मोल होंगे उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कितने फैराडे चार्ज की ज़रूरत होगी, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये करंट दिया हुआ है, वेट डिपॉजिट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्या होता है? Ag का मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट होता है आपको 108 ग्राम पर मोल। इसी से डिवाइड किए तो हम लोगों को मोल क्या मिला? 0.01343 मोल्स मिल गए। किसके? सिल्वर के। सिल्वर के जो हम लोगों को ये मोल्स मिले हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप देखो कि सिल्वर को जब भी आप रिड्यूस कर रहे हो तो 1 मोल ऑफ सिल्वर को रिड्यूस करने के लिए 1 फैराडे चार्ज की ज़रूरत है। 1 फैराडे चार्ज मीन्स 96487 कूलाम चार्ज की ज़रूरत है। तो आपको अगर इतने मोल का फॉर्मेशन करना है, 0.01343 मोल्स का फॉर्मेशन करना है, तो इसके भी उतने ही क्या रहे होंगे? मोल्स रहे होंगे, उतना ही फैराडे चार्ज रहा होगा। तो हम लोग इसके लिए कहते हैं कि फैराडे चार्ज की ज़रूरत कितनी होगी? तो 1 मोल ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड 1 फैराडे, या कहो कि 96487 चार्ज। तो दिस मोल्स ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड
0.03 इंटू 96487 कूलम ऑफ चार्ज। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, 12.9, ये वैल्यू मिलता है 1295.43 कूलम। और इस कूलम चार्ज के लिए हम लोगों को करंट कैसे टाइम निकालना है, करंट की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं, Q इक्वल टू आई टी। तो इस बार Q दिया हुआ है हम लोगों को, चार्ज कैसे निकाले, चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, I की वैल्यू दी हुई है, T चाहिए हम लोगों को कितने समय तक इसको पास करेंगे, तो Q डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू T, टाइम इन सेकेंड मिल गया। जो भी टाइम सेकेंड में आया है आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेकेंड में छोड़ सकते हैं। अगर आपका आंसर मिनट में है तो इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब पूछ रहा है कि कॉपर का वेट क्या होगा। तो आप देखो इक्वेशन को कि कॉपर का 1 मोल कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 फैराडे चार्ज चाहिए। जिंक के 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए भी 2 फैराडे चार्ज चाहिए, लेकिन आपको 1 मोल ऑफ सिल्वर को कन्वर्ट करने के लिए 1 फैराडे ही चार्ज चाहिए। मतलब कि हम लोगों को जितने मोल्स ऑफ सिल्वर मिले हुए हैं इसमें क्या होगा, कॉपर के और जिंक के जो मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमने चार्ज तो इक्वल दिया है, चार्ज क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, हाफ टाइम बनेंगे, क्योंकि ये 1 मोल यूज़ कर रहा है तो 1 मोल सिल्वर प्रोड्यूस कर रहा है। इसको 2 मोल्स चार्ज चाहिए 1 मोल ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस करने के, ये जिंक प्रोड्यूस करने के लिए। और इस कॉपर में भी सेम जिंक के जैसा ही है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल्स ऑफ जिंक कॉपर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर का हम लोगों को फॉर्मेशन हुआ है उसके क्या हो जाएंगे, उसके हाफ इन नंबर ऑफ मोल्स कॉपर और जिंक के फॉर्म होंगे। तो 1 मोल ऑफ कॉपर एंड जिंक विल रिक्वायर डबल द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर, या कहो कि नंबर ऑफ मोल डिपोजिटेड विल बी हाफ दैट ऑफ मोल ऑफ सिल्वर। सिल्वर के जितने भी मोल्स डिपॉजिट हुए उसके हाफ मोल्स डिपॉजिट होंगे इसमें, ठीक ना, क्योंकि चार्ज हमने क्या दिया है, चार्ज हमने कम दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर मिल जाएगा, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर तो हमने पहले ही निकाला था, जो वैल्यू निकाला था उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स ऑफ जिंक मिल गया, मोल्स ऑफ कॉपर मिल गया। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो आप वेट निकाल सकते हो। वेट के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स पहले से पता है जिंक का, ये अभी कैलकुलेट किया है हमने, और इसका एटॉमिक मास तो हमें पहले से पता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जिंक के लिए 65 और कॉपर के लिए एटॉमिक मास कितना होगा, 63.54। 63.54 यूज़ कर सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि जिंक कितना डिपॉजिट हुआ और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। नेक्स्ट है ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आगे नहीं करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बचेगा, वो आप खुद से कीजिएगा या हम लोग उसके लिए PDF आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है। कह रहा है कि यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यूज़ करना है गिवन इन द टेबल 2.1 में आपको टेबल दिया हुआ है। प्रिडिक्ट इफ़ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज़ फिजिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। फिजिबल रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब अगर ई सेल की वैल्यू या ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो रिएक्शन हमारा फिजिबल नहीं होगा। तो चार्ट से हम लोग सारे वैल्यू को नोट डाउन कर लिए। क्या हो रहा है, आप देखो कि यहाँ पे आयरन क्या है, आयरन है आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन आगे और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। क्या होगा, आयरन रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन इसका रिड्यूस होके कहाँ जा सकता है, +2 में जा सकता है या 0 में जाएगा। तो मान लीजिए कि +2 में ही गया है, ठीक ना। तो इसको रिड्यूस करना है, आयरन को रिड्यूस करना है और इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज्ड करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो होगा कहाँ पे, ये होगा एनोड पे। ये कहाँ हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये होगा कहाँ पे, कैथोड पे होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन +3 का हम लोगों को कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैथोड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसी की तरह से हम लोग
यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन था, तो हम लोगों को इक्वेशन इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको एनोड बनाए, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेल का रिप्रेजेंटेशन कर दिए तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कर पाएंगे, या कहो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का यूज़ कर पाएंगे। जब तक हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करेंगे तब तक किस में किसको सब्सट्रैक्ट करें ये क्लियर नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्लियर कैसे किया, हम लोग देखेंगे कि जो पहले से ही अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो और ज़्यादा तो ऑक्सीडाइज्ड होगा नहीं, तो वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो आयरन पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे था तो ये जस्ट रिड्यूस हो सकता है। तो रिड्यूस होगा तो कहाँ प्रेजेंट होगा, रिड्यूस होगा तो आपको कैथोड पे प्रेजेंट होगा। और आयोडीन कहाँ पे है, आयोडीन है आपको निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये अब क्या हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कहाँ होगा, एनोड पे होगा। इसी कॉन्सेप्ट को सभी में यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एनोड कॉपर, ये हम लोग आयरन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आयरन की वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की 0.77, और कॉपर आयोडीन की क्या है 0.54। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो ई नॉट सेल की वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, मतलब कि ये सेल रिएक्शन हमारा फिजिबल है। सेकंड के लिए चेक करें, सेकंड में हमारा कॉपर है और इधर क्या है, सिल्वर है। सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन इसका मैक्सिमम होता है। अब इससे ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो सिल्वर को हमने कैथोड बनाया, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो ये तो हम लोगों को ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए। तो कॉपर क्या होता है, मेटल भी है और ये ऑक्सीडाइज्ड भी होता है आपका। तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होके कहाँ जाएगा, कॉपर +2 में जाएगा। फिर से हम लोग सेल पोटेंशियल रखते हैं, तो सिल्वर का हम लोगों को, ये कैथोड का सिल्वर का पहले रखें माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जब इसके वैल्यू को देखते हैं तो फिर से ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो हमारे ये भी सेल क्या है, फिजिबल है। नेक्स्ट में जो हम लोग सेल बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, आप देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि ब्रोमीन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ब्रोमीन -1 से और ज़्यादा निगेटिव नहीं जा सकता है, मतलब अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, या तो 0 होगा या प्लस में जाएगा। तो ऑक्सीडेशन वाले को हम लोग कहाँ रखेंगे, एनोड पे रखेंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखा दिए, तो कैथोड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा आयरन +3 से आयरन +2 में जाएगा। जब इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, पहले कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड की वैल्यू है ये, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इसकी 1.09। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा सेल पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आयरन रिड्यूस होके +2 में चला जाए और ब्रोमीन माइनस को हम लोगों को ऑक्सीडाइज्ड करके ब्रोमीन गैस में रिलीज करें, तो ये रिएक्शन हमारा फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं हम लोगों को, सिल्वर। देखिए हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सिल्वर सॉलिड में है, और ये क्या है, हम लोगों को आयरन +3 के ऑक्सीडेशन में है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से है, तो अब क्या होगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो अगर आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर का आपको ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ होगा, ये सिल्वर होगा, हम लोगों को एनोड पे सिल्वर होगा और कैथोड पे हमारा क्या होगा, आयरन होगा। जब इसके वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इस बार भी हमारा वैल्यू क्या आता है, इस बार भी हमारा वैल्यू निगेटिव आता है, -0.03 वोल्ट। ये हमारा सेल, ये सेल भी हमारा फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं हम लोग कि इस बार ब्रोमीन है और फिर से आपको आयरन +2 है। तो आयरन क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। तो और इस बार हमारा क्या है कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन भी हम लोगों को क्या है, ब्रोमीन भी हम लोगों को क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो या तो ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो रिडक्शन इसका फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ब्रोमीन है, नॉन मेटल है, तो रिड्यूस होना चाहेगा। तो अगर रिड्यूस होना चाहेगा तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, कैथोड पे रखेंगे। तो इसको हम लोग कैथोड बना दिए ब्रोमीन का, और आयरन है +2, तो ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बनाए, एनोड बनाए। तो एनोड की वैल्यू को, कैथोड की वैल्यू, दोनों को हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिए। और अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब इसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब कि ये सेल रिएक्शन हमारा पॉसिबल है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। एक क्वेश्चन आपका बचता है जिसमें कि हम लोगों को प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन वाला टर्म्स बचेगा। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, हम लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट है। ठीक है बच्चे।